नमस्कार दोस्तों। मोदी जी जो हैं वो विश्व गुरु का सपना लिए जगह जगह विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं। कभी वो अभी हाल ही के अंदर अमेरिका जाके आए, फिर अभी फ्रांस गए हैं। मणिपुर की समस्या को नज़रअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि मुझे विदेश के लोग विश्व गुरु कहें। ये जो विश्व गुरु शब्द है ये एक प्लांटेड शब्द है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो रिटायर्ड कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो और सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा प्रेस वालों को, मोदी मीडिया वालों को ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि विश्व गुरु भारत, ये शब्द जो है स्वघोषित विश्व गुरु भारत, वो चीज़ का इस्तेमाल करिए। अब हमारे को कोई समस्या नहीं, भारत विश्व गुरु बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विश्व गुरु भारत का मतलब क्या है? जो प्रतिनिधि बन रहा है भारत का, वो अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहता है। भाई आज की तारीख में भारत तो देश है, इट इज़ नॉन लिविंग। लिविंग कौन है? देश के प्रधानमंत्री, देश के चीफ सेक्रेटरी, देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते हुए दूसरे सेक्रेटरी, ये लोग अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि विदेश के अंदर कोई भी समस्या हो, विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान देगा, दूसरों को ज्ञान देगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और वो चीज़ हो जाए कि भाई वो चीज़ नहीं है। वो क्या है कि भाई कोई भी समस्या चले विदेश के अंदर, विदेश वालों का आए मोदी जी के पास में मैसेज, जैसे पुतिन जी बोल रहे हैं मोदी जी को, सर रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम, तो मोदी जी क्या करें? ट्वीटम करें, बोले ट्वीट कर रहा हूँ मैं, ट्वीट करा और वहाँ पे इंटरनेशनल भक्त होंगे मोदी जी के, वो उस समस्या का समाधान कर देंगे। भाई इंटरनेशनल गुरु का मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि भाई मोदी जी अब देश के जो भक्त हैं उनसे तो परेशान हो गए कि भाई अब मेरे को क्या है, इंटरनेशनल डेकोरम बनाना है, अब मेरे को अपने इंटरनेशनल लेवल पे फैन फॉलोइंग करनी है, तो मेरे को क्या विदेश के भक्त चाहिए। तो अगर मैं ट्वीट कर दूं तो वहाँ पे समस्या का अपने आप समाधान हो जाए। तो इस प्रकार का विश्व गुरु का टैग मेरे को लेना है। तो मोदी जी विश्व गुरु का टैग लेने के लिए अपने लिए जगह जगह विदेशों के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और वो बस एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि विश्व गुरु का टैग मिल जाए और कोई एक कंट्री तो यूज़ कर दे विश्व गुरु का टैग। उससे क्या होगा कि मेरे को जो है इलेक्शन में आसानी हो जाएगी कि विदेश ने मेरे को हड्डी झंडी दिखा दी है, विदेशी लोग ही मेरे को विश्व गुरु बोल रहे हैं, तो भारत के लोग भी बोलो, तो इलेक्शन में मेरे को आसानी हो जाएगी कि जो रायता फैला रखा है विपक्ष ने अभी तक, वो सारे रायता निमट जाएगा और 2024 के चुनाव के अंदर वापस मैं जीत जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ये तो मोदी जी की प्लानिंग है कि बस वो एक बार टैग लेना चाहते हैं कहीं से। ये समस्या चल रही है। तो अब क्या है कि आपको हकीकत भी फेस करनी चाहिए मोदी जी की भी। मोदी जी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब देश 1 लाख करोड़ रुपए का लोन ले रखा है देश ने, ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी है जो सरकारी राशन के ऊपर डिपेंडेंट है, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा लोगों को, मुफ्त की बिजली पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऐसे के अंदर आप चाहते हो बीइंग द प्रधानमंत्री ऑफ द देश कि मेरे को विश्व गुरु बोले लोग, जो विदेश के लोग हैं मेरे को विश्व गुरु बोले। तो ये स्वघोषित विश्व गुरु बोलने से फ़ायदा नहीं है। पहले 1 लाख करोड़ रुपए का लोन तो चुका दो, जो देश को गिरवी रख के आए हो उसको छुड़वाओ, और जो देश के अंदर भुखमरी चल रही है, 2 वक्त का लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, लोग इतने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है कि 2 वक्त की रोटी कमा सके, और उनको मुफ्त बिजली और पानी पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। किस बात के विश्व गुरु बोल रहे हो अपने आप को? क्यों स्वघोषित विश्व गुरु बोल? अरे भाई दूसरा जना तारीफ करे किसी व्यक्ति की जो समझ में आता है, फिर भी आदमी को ज़मीन पकड़नी चाहिए, लेकिन आदमी खुद ही तारीफ कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सिग्नल चला गया मोदी मीडिया को, वो खुद की तारीफ करवा रहे हैं। ये मेरे उस बात समझ में नहीं है। तो दोस्तों कल की चर्चा अपन देखते हैं कि कल की विदेश वाले कैसे पोल पट्टी खोल रहे हैं इस सरकार की, कि विदेश में कल डिबेट चली यूरोपियन यूनियन के अंदर। मैं डिबेट देख रहा था, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही थी। एक सदस्य आके बोलना चालू हुए, तो सारे सदस्य एक ही चीज़ बोल रहे थे कि भाई भारत के अंदर 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का जो है वो रास्ता अख्तियार किया है, और इससे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उनको जो है विरोध का और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
आपने हाल ही के अंदर देखा होगा कि किस प्रकार से कावड़िए जो है वो जा रहे थे और एक मुस्लिम बंदे ने जो है वो बैक लिया थोड़ा सा, एक कावड़िए की हल्की सी लगी, उसने माफ़ी भी मांगी मुस्लिम आदमी ने, लेकिन फिर भी उसको तोड़ दिया, उसकी गाड़ी तोड़ दी। ठीक है, तो इस प्रकार का मुद्दा उठ रहा है। मणिपुर का मुद्दा विदेश ने उठाया। भाई मणिपुर का जो मुद्दा उठाया उसमें ये चीज़ कही कि भाई चर्चेस 300 चर्चेस जला दिए गए हैं। तो मैं जो है वो पहले मेरे को जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि जो यहाँ पे मैथी समुदाय और कुकी ट्राइब इसके बीच में लड़ाई चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ बैठे बैठे कि भैया ट्राइब है तो हिंदू ट्राइब है और मैथी हिंदूज़ है, तो दोनों हिंदू के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मेरे को जो मीडिया से न्यूज़ परोसी गई उस पर मैंने विश्वास कर लिया। तो विदेश से जब ये मैंने देखी न्यूज़ तो मेरे को देखा कि मेरे को और इसके अंदर देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो मैंने 1-2 न्यूज़ चैनल्स के वीडियोस देखे वहाँ के लोगों के। तो पहले जो वीडियोस बता रहे थे न्यूज़ चैनल जो अपलोड कर रहे थे वीडियोस, उसमें ये बताया था कि भाई हमारे घर जल गए, हम विस्थापित हो गए, हमारे बीवी बच्चों को लेके हम डोल रहे हैं, हमारा कोई आसरा नहीं है। तो अब ये एक का इंटरव्यू आया, उसने ये चीज़ समझाई पूरी कि भाई मैथी क्रिश्चियन होते हैं और मैथी हिंदू होते हैं, और एक कुकीज़ ट्राइब है। कुकीज़ ट्राइब जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं और मैथी क्रिश्चियन भी जीसस क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियन है। तो मैथी हिंदू और मैथी कुकीज़ और ये मैथी हिंदू और मैथी क्रिश्चियन और कुकीज़ की लड़ाई आपस में कैसे होगी कि मैथी हिंदूज़ ने इनके चर्चेस जला दिए, इनके चर्चेस जला दी 300, फिर जवाबी उसके अंदर इन्होंने इनके मंदिर जला दिए। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा का रंग ले चुकी है आज की तारीख में मणिपुर की लड़ाई, जो पहले बताई जा रही थी कि कुकीज़ ट्राइब और इसके मैथी हिंदू के बीच में आज की तारीख में सांप्रदायिक हिंसा का जो है वो रूप ले चुकी है। नॉर्थ बेल्ट के अंदर जो ट्राइब्स होते हैं वो हिंदू ही होते हैं। जैसे मैं भाट जाति से हूँ, लेकिन हम विमुख जनजाति के नाम में उसके अंदर आ रहे हैं, हम पॉइंट के अंदर आ रहे हैं। तो बीइंग अ ट्राइब ऑल्सो आई एम अ हिंदू। तो नॉर्थ बेल्ट के अंदर तो ट्राइब हिंदूज होते हैं, लेकिन मणिपुर का सिस्टम अलग है। तो मैंने उससे मेरी इन्फॉर्मेशन भी क्लियर करी, मैंने नॉलेज भी क्लियर करी कि भाई इस प्रकार से सिस्टम चल रहा है। तो विदेश के अंदर यूरोपियन यूनियन ने इस प्रकार से जो हिंसा की जो है वो निंदा करी कि भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो धार्मिक ध्रुवीकरण की रास्ता अपना रहा है, जिससे हिंसा बढ़ रही है, धार्मिक हिंसा बढ़ रही है। तो मैं भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि 2014 से मैंने यही चीज़ बताई कि भाई जिस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं और मैसेजेस परोसे जा रहे हैं, आपस में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, तो उस समय के अंदर जो राहुल गांधी जी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, जहाँ पे ये बताया गया है कि भाई सद्भाव, प्रेम, भाईचारा से लोग आपस में रहे, संविधान का रास्ता अख्तियार करें, तो वह रास्ता बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस रास्ता से एक संदेश दिया, उस भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत बड़ा संदेश गया कि आप देश के अंदर समस्याएं कुछ और है, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, आपस में भाई भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो आप आपस में मत लड़िए। आप जो है देश की समस्याओं पर ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट से पूछिए कि आपने इस देश की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मणिपुर की समस्या, इस पर क्या किया। तो देश से ये गवर्नमेंट से ये सवाल पूछिए। तो राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, आप इस गवर्नमेंट का रुख देखिए, एक रिटायर्ड IAS अधिकारी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे रखा है, S जयशंकर जी को। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं किया मोदी जी ने, कि उनको ऐसा काबिल नहीं माना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो दे दिया जाए एक रिटायर्ड IAS को। रिटायर्ड IAS खूब घूम रहे। आप देखिए, रिटायर्ड लोगों की ये कहानी है, मैं आपको पहले भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ, अभी भी पॉइंट आउट करूँगा। रिटायर्ड लोगों की ये कहानी है कि वो अथॉरिटी के पाँव पकड़ लेते हैं कि हमारे को जो है ये नौकरी पे, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए। ये वास्तविक स्थिति है। यूनिवर्सिटी से जो कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं वो वहाँ पे वाइस चांसलर के, मैंने देखे हुए, पाँव पकड़ लेते, जूते पॉलिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई किसी प्रकार से हमारे को 1-2 साल के लिए रख लो, क्योंकि घर के अंदर वो अपनी वाइफ की अधीनता स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो वाइस चांसलर के अधीन होना स्वीकार हो जाता है उनको, कि भाई उसके पाँव पकड़ लेंगे, जूते पॉलिश कर लेंगे, उसके कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और फिर उनके नीचे वाले कर्मचारी और ऊपर वाले कर्मचारी दोनों उनकी सुनते नहीं है और उसको 4 बातें रोज़ की सुनाते। लेकिन फिर भी पेंशन अच्छी खासी मिल रही है आदमी को, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद उस तनख्वाह पे आदमी रह नहीं सकता जिस तनख्वाह को पहले रह रहा था। वो 6-6 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये के अंदर ड्यूटी करने को तैयार है। बस क्यों? एक सोसाइटी के अंदर डेकोरम बनाना है। मेरे को क्या डेकोरम बनाना है कि साहब हमारी वैल्यू थी, हमारी टैलेंट था, इसलिए वापस संस्था ने हमारे को बुलाया
और हमारे को नौकरी पे लगा, मैं हमारे बिना काम नहीं हो सकता, इस प्रकार का हमारे को टेकर बना। अरे सोसाइटी वाले सब समझते हैं, वाइस चांसलर के पाँव पकड़ लिए, उसके जूते पॉलिश करने को तैयार हो गया आदमी रिटायरमेंट के बाद, वरना पेंशन मिली हुई, अच्छी खासी पेंशन मिली, घर में बैठा आदमी, घर में बैठे आदमी। तो इस प्रकार से सिस्टम चल रहा है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। कई रिटायर्ड कर्मचारी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लगने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, उनकी कोई चलत नहीं होती, सुनत नहीं होती, नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों कर्मचारी सुना के जाते हैं उसको, फिर भी बैठे रहते हैं। बोला घर में बैठे हैं उससे बढ़िया यहाँ बैठ दें, घर में बीवी की सुने उससे बढ़िया यहाँ सुन लेंगे। ये हालत है यूनिवर्सिटी के और भी सरकारी ऑफिस के, जो मैं बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये जो IAS अधिकारी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बैठे हैं, इनका आप रिपोर्ट कार्ड देखिए, शुरू से देखिए। चाइना ने जब अपनी भूमि दबा ली थी तब अपना क्या स्टैंड था। प्राइम मिनिस्टर अलग बयान दे रहे हैं कि हमारी भूमि के अंदर कोई भी चाइनीज़ का सोल्जर घुसा नहीं। डिफेंस मिनिस्ट्री अलग बयान दे रही है कि नहीं साहब हमारी भूमि दबा ली गई है। मेरे जैसा आदमी PIL लगाता है कि साहब प्राइम मिनिस्टर अलग बयान दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का बयान चाइना के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है, चाइना वाले बोल रहे हैं हम तो घुसे नहीं इनकी भूमि के अंदर, प्राइम मिनिस्टर देश के खुद बोल रहे हैं। तो मेरे जैसा आदमी PIL लगाता है, मैंने डिफेंस मिनिस्टर को पार्टी बनाया, मैंने कहा आप जवाब दो कि हमारी भूमि उनके कब्जे में है कि नहीं है। तो ऐसे के अंदर मेरा कोई भी PIL जो है इसके समेत भी मेरिट पे डिसाइड ही नहीं होती, क्योंकि उनको पता है मेरिट के ऊपर डिसाइड करेंगे, नोटिस देंगे सामने वाले को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील एक एक दिन के लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो जो ये मुफ्त का PIL लगा रहा है उसके सामने ढीले पड़ जाएंगे, वो जवाब जो है वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे तो टेक्निकल इशू है, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं सही हूँ। तो इस प्रकार से PIL को सब भी प्रकार की दबाया गया कि शांतनु पारिक का जो है उसको करोड़ रुपए केसेस नहीं मिले। प्रकार तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने साजिश करी शांतनु पारिक के खिलाफ, लेकिन शांतनु पारिक फिर भी खड़ा हुआ है। अपने को डर लगता है कहने का, 4 साल कर लिया और करते रहो तुम, अपन तो ऐसे ही बोलते रहेंगे तुम्हारे खिलाफ। जो रिटायर्ड लोग बैठे हैं वहाँ पे उनके खिलाफ ऐसे ही बोलते रहे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही बोलते रहेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे जब चाइना का मुद्दा चला और CA NRC का मुद्दा चला, तो आपको याद होगा कि हमारे पड़ोसी देशों के अंदर हमारी दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान चाइना से चल रही थी। उसके बाद में देखिए आप बांग्लादेश भी जो है विरोध करने लगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग किया इंदिरा गांधी जी ने। उसके बाद से बांग्लादेश हमारा अच्छी मित्रता सी चल रही थी। CA NRC के टाइम चाइना ने जब भूमि दबाई उसके टाइम बांग्लादेश भी दोनों विरोध करने लग गया। फिर ये नेपाल ने कभी हमारे को आँख नहीं दिखाई। नेपाल के फौजी जो है हमारे फौजियों से भिड़ने लग गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेपाल ने हमारे के फौजी से लड़ाई करी। उसके अलावा दूसरे देशों से, अमेरिका से भी जो है वो आने लगे, स्टेटमेंट्स आने लगे कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। तो उधर से बढ़ता आज ये हाल हो गया है कि 27 देश, यूरोपियन संघ के अंदर 27 देश है, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका विरोध कर रहे हैं। तो भाई विश्व गुरु को खुद ही कोई सामने वाला सिखा रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आई। भाई मोदी जी तो ये कल्पना कर रहे थे कि मैं फ्रांस जाऊंगा, वहाँ पे मेरे जितने भी चेले चपाटे मेरे को मिलेंगे, फ्रांस, जर्मनी वगैरह सारे के सारे समेत मिलेंगे 27 देश। वहाँ पे यूरोपियन संघ वाले मेरे पाँव छुएंगे। बोला साहब हमारे गुरुजी आ गए। हाँ गुरुजी, ये समस्या चल रही है हमारे देश में। तो मोदी जी बोलेंगे इसका समाधान ये है, और मैं कहो तो ट्वीट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से विश्व गुरु बनने के सपने संजोए हुए थे। अब विश्व गुरु को दूसरा ही गुरु कोई बन के सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई विश्व गुरु बने मोदी जी। तो इस चीज़ पे गौर फरमाने की ज़रूरत है, और हमारे देश की जो मीडिया है उसको भी सोचने की ज़रूरत है कि विश्व गुरु जो है वो शब्द आप कॉइन कर रहे हैं ना मोदी जी के लिए, तो ये शब्द तब कॉइन करना जब 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मोदी जी चुका दे, जब इतने आत्मनिर्भर भारतीयों को बना दे, 125 करोड़ भारतीयों को, कि वो रोजी रोटी 2 टाइम की कमाने के लिए आत्मनिर्भर हो जाए और उनको मुफ्त बिजली पाने की ज़रूरत नहीं होए, महंगाई दर कम हो जाए, सब कुछ देश के अंदर अच्छा चले, तब जाके विश्व गुरु का टैग लेने के लिए स्वघोषित विश्व गुरु बनना। फिर विदेश के लोग बोलेंगे आपको कि हाँ भी विश्व गुरु बन गए, इतना को सब कुछ कर दिया भारत के अंदर। उसके अलावा जो है ये स्वघोषित विश्व गुरु बनने का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।